आज का जो हमारा चैप्टर है ना 12th का जो एक हिंदी बुक है दिगंत भागदू, जो आप लोग के पास उपलब्ध भी होगा, उसका तीसरा चैप्टर है आपको संपूर्ण क्रांति। और इसके लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है। इनको लोक नायक भी कहा जाता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। देखिए इनको लोक नायक कहा क्यों गया? लोक नायक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे, यानी अपना पूरा जीवन जो है ना लोगों के अच्छाई के लिए, बुराई मतलब बुराई के लिए तो कोई नहीं लड़ता है भाई, अच्छाई के लिए इन्होंने लड़ा। यानी ऐसे वो सारे आंदोलन किए जिसमें जनता का हित सम्मिलित हो, और इसलिए इनको लोक नायक की उपाधि दिया गया। और आपको मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण साहब ये कोई लेखक नहीं थे जो इनमें आपको बहुत सारा कहानी देखेगा इस तरह का, इनके ज्यादा लिखनी नहीं है। हाँ कुछ निबंध है, कुछ एक दो कहानी मिल जाएगा निबंध के रूप में, उपन्यास के रूप में, लेकिन कुछ ज्यादा इनकी कहानियां प्रचलित नहीं है। इन्होंने जो लिखा ये संपूर्ण क्रांति, तो आपको मैं बता दूं ये कोई उन्होंने कहानी नहीं लिखा था, ये भी जान लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये जो संपूर्ण क्रांति है इन्होंने कोई कहानी नहीं लिखा था, और इनके द्वारा लिखा गया कोई कहानी नहीं है। तो ये फिर है क्या? तो ये पटना में इन्होंने एक भाषण दिया था जिसका मैंने डेट यहां मेंशन किया है, 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में। क्योंकि हो सकता है इसलिए डेट मेंशन डाल दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव जब डालेगा तो ऑब्जेक्टिव में ये डेट टाइप को डाल देगा, इसलिए मैं आपको पूरा डेट मेंशन करके रखा हूं। इन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया था, और वो भाषण दिया था किनको? तो सारे विद्यार्थियों का जो समूह था, और बहुत सारे माने जनता का समूह था, उस विद्यार्थियों, युवा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इन्होंने एक भाषण दिया था। उसी भाषण पे आधारित एक आपको यहां पर मैंने लिखा है, एक मैंने यहां पर लिखा है, पत्रिका का नाम पटना से प्रकाशित हुआ था। मैंने कहां लिखा है वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। यहीं पे लिखा है, मैंने यहीं पे लिखा, संपूर्ण भाषण जो है ना एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। जो पूरा जो भाषण दिए थे उस भाषण को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया था। कौन नाम से? जनशक्ति नाम से। किस नाम से प्रकाशित किया गया था? जनशक्ति नाम से वो पटना से प्रकाशित हुआ था। तो ये जनशक्ति नाम से जो पुस्तिका प्रकाशित हुआ, उसी पुस्तिका पर आधारित आपका इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है। हो सकता है क्वेश्चन डाल दे, संपूर्ण क्रांति डैश है, 1 नंबर में उपन्यास, कहानी, निबंध, भाषण। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा भाषण। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में थोड़ा जान लेते हो, सम्मिलित हम सारांश तो बता ही देते हैं। इनके बारे में जाने तो इनको कहा जाता है लोक नायक। क्यों लोक नायक कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? ये जो कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि वो जन पक्षधर थे। क्या थे? जन पक्षधर। और जन पक्षधर होने के कारण इनको किस नाम से किस नाम की उपाधि दिया गया? लोक नायक की उपाधि दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं, जन पक्षधर होने के कारण इनको क्या उपाधि दिया गया? लोक नायक का उपाधि दिया गया। और इनका जन्म जो है ना, तो इनका जो जन्म स्थान है ना वो सिताब दियारा गांव है। याद रखिएगा, जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा, ये गांव है। और ये गांव है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण का जो बिहार है ना, मतलब सॉरी बिहार में जो सारण जिला है, उस दोनों की यूं कहो कि बॉर्डर है। हाँ बॉर्डर है। तो सारण में भी पड़ता है और वो बलिया में भी पड़ता है, यानी यूं कहो बिहार में भी पड़ता है वो क्षेत्र। और अच्छा, एक मूवी आया था जोकर, अक्षय कुमार का। उस जोकर मूवी में एक सीन है, कहानी है, कहानी पूरा उसी पर आधारित है। उस जिस गांव का निवासी रहता है ना अक्षय कुमार, वो गांव 2 जिला के बॉर्डर में पड़ता है। अब उस जिला के पास जाता है काम कराने, तो वहां का सांसद कहता है वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र में जाइए। और जब उस क्षेत्र के वाले के पास जाता है तो वो कहता नहीं भाई वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, आप उसके क्षेत्र में जाइए। तो वहां पर वो 3 जगह का है, यहाँ तो 2 ही है, वहां 3 जगह रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 जगह है,
उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण, जो दोनों का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर इलाका में बॉर्डर जगह पर एक गांव है सिताब दियारा। क्या नाम है? सिताब दियारा। उसी सिताब दियारा नामक गांव में लोक नायक जयप्रकाश का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है। अब आइए, इनके पिताजी का नाम जो अगर जाइएगा तो इनके पिताजी का नाम है हरसुद दयाल। क्या है? हरसुद दयाल। और इनकी माता जी का नाम बड़ा प्रेमी नाम है, होगा तो बड़े अच्छे नाम है, फूल रानी। क्योंकि पुराने नाम है भाई, पुराने नाम है फूल रानी, बसमतिया देवी या सुमारी देवी या एतवरिया देवी सब मिल जाएगा भाई। हाँ, तो ऐसा मिल जाता, मंगलवारी देवी सब मिल जाएगा। तो आज के नाम सब तो स्टैंडर्ड हो गए ना, स्टैंडर्ड हो गए। आज के बापे मातारी स्टैंडर्ड हो गया, नाम न कहो, आज के बापे मातारी स्टैंडर्ड हो गया। आज जेने स्टैंडर्ड नाम रखता है डॉली या कौली या सौली, यार बालो बच्चा होने हो गया। पहले का लोग जो नामकरण करता था ना, हमारे जो पूर्वज थे, वो जब अपने बच्चों का नामकरण करते थे तो वो नामकरण में अपने धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग जाते थे और उस नाम का कुछ अर्थ और मीनिंग खोजते थे। उनका मानना था कि हम जिस ढंग का अगर हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना, उस बच्चे में उसी ढंग का संस्कार डेवलप होगा। पहले लोग को यूं कहिए, हम ये मानते हैं कि आज से ज्यादा बेहतर और शिक्षित और समझदार बुद्धिजीवी लोग हमारे पूर्वज थे। और आज के लोग जो है अपने आप को स्टैंडर्ड बनाने के ख्याल में, हाई अप मतलब स्टेटस ऊंचा करने के ख्याल में ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं कि कहीं ना कहीं यूं कहा जा सकता है कि वो अपने संस्कार से, वो अपने धर्म से वो कहीं न कहीं विक्षुब्ध हो जाता है, मतलब विच्छेद हो जाता है उसका, और उस विच्छेद का असर उसके संस्कार पर भी पड़ता है। खैर चलिए, तो इनकी माता जी का नाम क्या है? फूल रानी। बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। और इनका शिक्षा जो है ना, जरा गौर कीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा जो यूं कहिए मैट्रिक तक का जो शिक्षा है, वो शिक्षा इनको घर तक ही प्राप्त हुआ, घर पर ही। जैसे आप लोग भी पढ़ते होइएगा तो मैट्रिक तक का गांव इलाका का नजदीकी इलाका में मैट्रिकुलेशन आप पढ़ ली होइएगा, पढ़ते होइएगा। तो मैट्रिकुलेशन का मतलब शिक्षा जो इन्होंने घर पे ही ले लिया आसपास में, और इंटरमीडिएट करने के लिए वो पटना चले आए और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। पटना के कॉलेजिएट में, किस कॉलेज से? कॉलेजिएट से इन्होंने, विश्वविद्यालय से यहाँ पर माने इन्होंने डिग्री लिया। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन हुआ भारत में, जब असहयोग आंदोलन चला, जो गांधी जी चलाए थे, इतिहास का अगर आप विद्यार्थी का तो ज्यादा जानते होइएगा, तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए, उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, सहयोग करने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ दिया। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया और इनको पीएचडी का डिग्री भी प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि शिक्षा कॉलेज छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। इसलिए यहाँ इन्होंने जो है अधूरा, क्या कहते हैं कि अधूरी शिक्षा हो गया। जब यहाँ से असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो फिर मतलब क्या कहते हैं 1922 में वो अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। तो वहां पर, अच्छा यहाँ पर इसके बारे में जब हम समरी बताएंगे तो इसके बारे में कहानी बताएंगे। अमेरिका में गए ना तो वहां पर सोशलिस्ट बन गए, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के बन गए, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से जुड़ गए। इसकी चर्चा हम लोग समरी में करेंगे। तो 1922 में ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। उसके बाद अमेरिका में जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने नाम मेंशन करना उचित समझा है कि हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने, मैंने जहां जहां इन्होंने पढ़ा उनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। बर्कले में किया, कैलिफोर्निया अधिविस्किन में किया और मेडिसिन, इस तीनों नामक विश्वविद्यालय, वहां पर इन्होंने क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया। बट वहां पर शिक्षा तो लिया, लेकिन पीएचडी के वहां भी इनको पूरा मतलब शिक्षा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी माँ का तबीयत अस्वस्थ हो गया। और जानते हैं कि माँ को अगर कुछ हो जाता है तो बेटा न कहता है, माता जो बुलाए, उल्टा माना हमारे यहाँ तो गाना है कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो कहीं न कहीं जब आप जिस उम्र में है उस उम्र में अब जो है माँ बुलाएगी और बेटा को दौड़ के जाना होगा। तो ये खड़े हमारे संस्कारी, आप लोग इसे संस्कारहीन तो थे नहीं,
तो बेचारे माँ को सेवा करने के व्यू से ही, दृष्टिकोण से वो बेचारे अपने पीएचडी अधूरी छोड़ के और वहां से वापस आ गए। कहां से? अमेरिका से वापस आ गए भारत। जब वहां से उन्होंने वापस आया तो 1929 ईस्वी में इन्होंने भारत में आकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये घोर कम्युनिस्टवादी थे, ये जो थे घोर कम्युनिस्टवादी थे, लेकिन घोर कम्युनिस्टवादी होते हुए भी भारत में आने के बाद 1929 में ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस में शामिल हो गया और 1932 में वो बेचारे जेल भी गए। क्योंकि आपको पता होगा गांधी जी, नेहरू जी, सारे लोग जब आंदोलन करते थे तो आंदोलन के दौरान अंग्रेज लोग उनको जेल में डाल देते थे। तो ये भी क्या कहते हैं कि जेल गए। कब गए? तो सबने अवज्ञा नामक जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कहां जाना पड़ा? 1932 में जेल जाना पड़ा। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण जेल कब गए? 1929 में, 1922 में, 1932 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 1932 में। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, जयप्रकाश नारायण पहली बार जेल किस आंदोलन के दौरान गए? आंदोलन हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इसलिए यहाँ एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, कोई ऐसा पॉइंट आप इसमें हल्के में नहीं लीजिएगा। टोटल एक तरह से यूं पूछो, इस पूरे चैप्टर का जो मलाई है ना, वो मलाई निकाल के यहाँ रखा गया है पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब चलिए 1939 में इन्होंने जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। कब गठन किया? 1929 में। ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, तो आप समझ ही सकते हो, दो ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा। उसके बाद सॉरी 1939 से 43 में भी वो जेल गए और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, है ना। 39 और 43 में भी दोबारा जेल गए और 52 में क्या किए? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए और 54 में विनोबा भावे जी के बुलावे पर 1954 में विनोबा भावे जी आंदोलन किए और उस आंदोलन में इनको आमंत्रित किया गया। ऐसे ही नहीं मतलब उठाकर चले गए मुंह भाई, क्योंकि देश उस समय आजाद हो चुका था। तो विनोबा भावे जी आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में विनोबा भावे जी उनको बुलाए और उस बुलाहट पर उन्होंने उस सर्वोदय आंदोलन में शामिल होने के लिए गए। यानी सर्वोदय आंदोलन में भी उन्होंने क्या किया? भाग लिया, शामिल हुआ। कब हुआ? तो 1954 में। किसके बुलाने पर? विनोबा भावे के बुलाने पर। उसके बाद 1945 में इनको एक सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? मैग्सेसे नामक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1995 यानी 1995 में इनको मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया। याद रखना है कब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मान से सम्मानित किया गया? 1995। हिंदी है भाई, याद हिंदी में बोल लो। 1995। अंग्रेजी तो है नहीं कि 1995 बोले, तो भाई हिंदी है तो हिंदी में बोलते हैं 1995। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा इनके जन्म और मृत्यु डेट को भी क्लियर कर दिया है। जन्म कब है? 11 अक्टूबर 1902 को। आइए मर गए आपको 8 अक्टूबर 1979। अच्छे साल, अच्छा खासा मतलब 77 साल के एवरेज में जिए और इतना उम्र में जिए कि बेचारे 77 साल की उम्र में मरने का मतलब हुआ कि आदमी स्वस्थ मरेगा, बेड नहीं पकड़ेगा। फिर चलिए, फिर कहता है 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और मैं आपको बात बता दूं, जो बिहार में 35 साल से शासन कर रहा है ना, वो इसी आंदोलन का उत्पादन है, इसी फैक्ट्री का उत्पादन है। लालू और नीतीश, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे न जाने पूरे भारत में एक से बढ़कर एक छात्र थे जो उस समय इनके नेतृत्व में इस 1974 के आंदोलन में भाग लिया था और इसी आंदोलन से भाग लेने से वो लोग नेता बन गए। उस समय छात्र था, लालू प्रसाद मात्र ग्रेजुएशन के या पीएचडी कर रखा था,
वो द्वैवादी नेता जो था उस समय इंटर में पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे लोग। और आज के डेट में किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा तो किसी कोई प्रधानमंत्री तक बना इसी आंदोलन का। तो आई होप आपको अपने पिताजी से पहले भी पैदा लेना होता। चलिए खैर कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है भाई हम पहले पैदा लेते तो बाबू हमारा बेटा होता, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो जन्म के नहीं कोई किसी आदमी वो तो जन्म के बड़ी कोई चलिए। तो कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया। एक बात और मैं बता दूं, छात्र आंदोलन का इन्होंने जो नेतृत्व किया ना, तो ये खुद से नहीं किया था, सारे छात्र लोग इनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया और इनको आग्रह किया इनसे कि आप आंदोलन का नेतृत्व करें, तब जाकर इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1998 में इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने 1998 में इनको मरणोपरांत यानी मर जाने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी मरणोपरांत उन व्यक्ति को दिया जाता है जिसका कार्य काफी सराहनीय और योगदान रहता है, जो अच्छे कार्य किए हैं, तो उसके सम्मान में उनको मरणोपरांत भारत रत्न या अन्य जो पुरस्कार है सो दिया जाता है। फिर कहता है, एक मिनट, मैंने पहले ही शुरू किया था तो बताया था कि इन्होंने ये कोई बड़ा लेखक नहीं थे, इसलिए बड़ा लेखक न होने के कारण इनका ज्यादा कोई रचना नहीं मिलेगा। लेकिन इनका एक रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटी। इसके इन्होंने लिखा और ये काफी प्रचलित भी हुआ। इसके अलावा बहुत सारे निबंध वगैरह लिखे, लेकिन कोई बड़ा निबंधकार नहीं थे, बड़ा लेखक नहीं थे कि इनके नाम का कोई ज्यादा कलेक्शन नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में लगभग आता है, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं, थोड़ा आपको इस इसका सारांश बता दूं। संपूर्ण क्रांति जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी एक भाषण, एक स्पीच दी। उसी स्पीच में ये स्पीच था क्या, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस इंदिरा गांधी की सरकार में महंगाई, भूख माने भूखमरी, करप्शन, घूसखोरी इस प्रकार की बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और उसके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन का आह्वान किया था। जब इन्होंने आंदोलन का आह्वान किया तो उस आंदोलन में पढ़े लिखे क्या, मूर्ख क्या, बूढ़े क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, बच्चे क्या, सारे लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उस आंदोलन में इतनी मात्रा में भीड़ जुटी थी कि पटना के गांधी मैदान तो छोड़ो, पटना के गलियों में, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी मात्रा में लोग वहां पर पहुंच चुके थे। और ये आंदोलन में छात्र को आह्वान करते हुए जयप्रकाश नारायण जी सारे स्टूडेंट्स को आह्वान करते हैं कि आप लोग का कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप अपने इस देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश की रचना के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप आगे आए। और सारे स्टूडेंट्स से आह्वान किया और सारे स्टूडेंट्स इनकी बातों, आह्वान को मानते हुए सारे लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आए। जब आए तब सारे लोगों, छात्र लोग ने जब इनसे आग्रह किया कि आप यहाँ पर स्पीच दे और हमारा जो वो लीडरशिप करे, तब जेपी साहब ने कहा था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी विचारधारा कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई युवा शक्ति, युवा जोश आए और इस आंदोलन का नेतृत्व करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश की बागडोर किसी युवा के हाथ में हो। तब सारे युवाओं ने इनसे आग्रह किया कि नहीं, आई इस आंदोलन का नेतृत्व आप करें और आपके मार्गदर्शन पे, आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब जेपी साहब ने कहा था कि ठीक है, मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन एक बात याद रखें
अगर मैं आंदोलन का नेतृत्व करता हूं तो मुझे ये कतई पसंद नहीं होगा कि कोई मुझे मेरे पीठ पीछे मुझे कोई सलाह दे या किसी प्रकार की कोई बात करे। अगर कोई बात हो तो वो हमें सामने आकर यानी फ्रंट से बात करे, सुझाव या सलाह जो देना हो वो दे। और उस आंदोलन में लगभग सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स लोग अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ छोड़कर भाग लिए और वह आंदोलन काफी सफल हुआ। जब वो आंदोलन में जब बात करना शुरू किए तो उन्होंने गांधी जी से लेकर नेहरू जी तक का जिक्र किया। नेहरू जी को उन्होंने उस भाषण में अपने भाई तक बुलाया। वो कहते हैं कि जब देश गुलाम था और गुलाम के समय में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के दौरान मैंने गांधी जी से कई बार मिला भी, उनसे विमुख भी रहा, उनसे मेरी विचारधारा मिली भी नहीं। नेहरू जी मेरा छोटा भाई था और मैं उनसे, अरे जाओ यार, 4 बार कौन है, जाओ। अब गांधी जी वहां पर बताया कि मैं गांधी जी से बहुत बातों से मैं सहमत नहीं होता था। नेहरू जी को मैं हमेशा सलाह देता था कि आप ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जनता का हित हो। और नेहरू जी भी कई एक बार भाषण दिए हुए हैं कि भारत के लोगों को आजादी तो मिल गई, लेकिन अभी वो आजादी नहीं मिला है। सच्ची आजादी के लिए अभी मीलों दूर चलना है। इन्होंने ये अब आगे बताते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तब मैं वहां पर कम्युनिस्ट बन गया, और जब वहां, चूंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, मैं वहां कम्युनिस्ट बन गया। मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित भी हुआ। जब वो इंडिया में आए तो वह मार्क्सवादी हो गए, यानी लेनिन के विचारधारा से प्रभावित हो गए, मार्क्सवादी हो गए। जब इंडिया में आए तो नेहरू जी के समर्थक लोग, कांग्रेस के लोग इनके ऊपर कटाक्ष करता था कि जयप्रकाश के दे दो तार, ये हो गए नेल्सन के गुलाम, इस तरह का नारा दिए थे। नेल्सन मंडेला जो अमेरिका के थे, वहां क्या नेल्सन थे जो अमेरिका के थे, जो नाम अभी नहीं मुझे याद आ रहा, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ये गुलाम है। इन्होंने कहा कि मैं भले मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हूँ, कम्युनिस्ट से प्रभावित हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। वहां पर मैंने शिक्षा तो लिया, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा चेंज नहीं हुई। फिर यहाँ पर आए और इंदिरा गांधी के बारे में भी सारा बातें करते हैं कि इंदिरा गांधी जो एक देश की सच्ची नेत्री मानी जाती थी, वह देश में क्या लाई, आपातकाल के बारे में सुने होइएगा। देश में आपातकाल लाया और उस आपातकाल के खिलाफ ये जन आंदोलन चलाए थे। और उन्होंने कहा था कि इस आपातकाल में इंदिरा गांधी लोकतंत्र की हत्या कर दी, और यहाँ पर लोग जो है भूख से, करप्शन से कलप उठ रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और अंत में वहां से एक नई युवा पार्टी का गठन करते हैं और इनके नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन होते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट को देखेंगे। आई होप क्वेश्चन से लेकर समरी तक और आपको ऑब्जेक्टिव तक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।